नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बैंकिंग शेयरों में दबाव से बाजार में दबाव, शुरुआती स्तरों के बढ़त गंवाई। निफ्टी 100 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट फिसला। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी तेज़ी और आज भी आउट परफॉर्मेंस। अमेरिका की एआई पॉलिसी से जुड़ी भारतीय आईटी कंपनियों में रौनक कायम। 2% ज़्यादा की तेजी के साथ केपीआईटी टेक, आवास के स्पॉटलाइट टाटा टेक में करीब 2% की मजबूती। टाटा एलेक्सी में भी तेजी के साथ कामकाज। अच्छे नतीजों के बावजूद मुथूट फाइनेंस में मुनाफा वसूली। शेयर करीब 5% टूटकर एफएनओ का टॉप लूजर बना। गोल्ड प्राइसेस गिरने से सेंटीमेंट में थोड़ा सा डेंट। साथ ही जुबिलेंट फूड भी अच्छे नतीजों के बावजूद 2% कमज़ोर, लेकिन खराब रिजल्ट के बाद अपोलो टायर में खरीदारी। सीमेंट शेयरों में अच्छी मजबूती। नतीजों के बाद ब्रोकरेज अपग्रेड से श्री सीमेंट करीब 4% चढ़ा। वायदा का टॉप गेनर भी बना। साथ ही साथ रैमको सीमेंट्स, डालमिया भारत में भी तेजी कायम। ओके, चलिए अब एक रुख जरा मार्केट का करते हैं। और मार्केट ठीक है, मार्केट मतलब नीचे तक आया, वहाँ से अब रिकवरी आ रही है मार्केट में। और निफ्टी अब वापस 24,550 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इस सब की बात भी करेंगे। पहले आपको एक बार कार्यक्रम का क्रम भी समझा देते हैं। एक बार जरा लेकर आइए हमारा कार्यक्रम का क्रम। आशीष बहेती जी, एमएस सेठ जी हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही विकास सालुंके और सचिदानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे। मार्केट के मेगा ट्रेंड समझने के लिए प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एनजे कुमार से बात होगी। टेक्निकल सेटअप के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से करेंगे हम बातचीत। लेकिन इससे पहले जैसे मैं कह रहा था, एक नज़र थोड़ा मार्केट पर। थोड़ी सी रिकवरी इस समय निफ्टी में, अब 24,560 पर हम। लेकिन दिक्कत बैंक निफ्टी 54,500 को आज इसने ब्रीच किया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा उस लेवल के ऊपर आने की कोशिश करता हुआ। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम, जैसे कि टाटा मोटर्स, डे हाइपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ मोमेंटम अच्छा है। प्रेशर आ रहा है एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस की वजह से। एफएनओ स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, आज 3-4 स्टॉक्स फोकस में हैं। श्री सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, केपीआईटी, टाटा टेक, यहाँ पर तेज़ी है। लेकिन मुथूट फाइनेंस, सीएससी, जुबिलेंट फूड वर्क, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको हल्की सी आज गिरावट दिखाई देगी। फिर जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। क्या हुआ सुबह से लेकर अब तक 9:15 to 10। और चलिए पैनल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। विकास सालुके और सचिदानंद उत्तेकर फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़े हैं। और अमित सेठ जी, आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। सचिन जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए, यहाँ पर कल के डेटा पॉइंट से अगर हम देखें तो मेटल्स में जो एक अच्छा मोमेंटम मिला था, वो मोमेंटम अभी भी बरकरार है। एंड वहां पर हमने कल के सत्र में जो चूज किया था जेएसडब्ल्यू स्टील, आई थिंक वहां पर मुझे लग रहा है इनिशियल अप मूव के बाद एक फर्दर एक्सटेंशन होना चाहिए। जिस तरीके से इसके डेली आरएसआई में ब्रेकआउट हुआ है 50 लेवल के आसपास, प्लस एक राइजिंग 3 काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, तो लगभग यहाँ पर हेडरूम अवेलेबल है 1056 तक की। तो यहाँ पर मोमेंटम अभी भी चेस करने की सलाह होगी। जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1008 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक हमारे रडार पे है वो है रामको सीमेंट्स का। यहाँ पर भी जिस तरीके से स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट इसने 1000 लेवल के आसपास एग्जिबिट किया है। जिस तरीके से फिलहाल ऑप्शन क्लस्टर्स है, मुझे लग रहा है 1050 तक की हेडरूम यहाँ पर भी अवेलेबल है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। सो 996 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 1035 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 1050 का। ओके, 2 ट्रेड्स यहाँ पे सचिन जी के। रैमको सीमेंट में स्ट्रेंथ है और अर्निंग्स के बाद अगर लुक एट श्री सीमेंट अब करीब 3.25% करियर हाइस पे ट्रेड करता हुआ। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के।
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल सेटअप अभी भी इंटैक्ट है मार्केट में। जब तक निफ्टी 24,540 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। मेरे दोनों भी बाय साइड में रह गए। पहले तो केपीआईटी टेक यहाँ पे मुझे अभी भी स्ट्रांग लग रहा है, मैंने लास्ट वीक भी मेंशन किया था। मुझे लगता है ये 200 डीएमए के आसपास वापस एक अप्रोच करते हुए देखने मिल सकता है। जो इसके टारगेट अभी यहाँ पे निकल के आ रहे हो, 1460 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है केपीआईटी अभी भी यहाँ पे बाइंग साइड में रह सकता है। 1360 का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंट्राडे में देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है 1360 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे केपीआईटी टेक को बाय करना है 1460 के टारगेट के लिए। और दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में इंट्राडे में वापस एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है, और यहाँ पे जो सेटअप है अभी एक पॉजिटिव साइड देखने मिल रहा है। जो लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था, थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रेशर देखने मिल रहा था, बट वापस यहाँ से एक अपमूव ले रहा है। मुझे लगता है 732 के टारगेट के लिए यहाँ पे टाटा मोटर्स को बाय किया जा सकता है। नीचे में 700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी देखने मिल सकता है, जो कल के क्लोजिंग के आसपास का। तो 700 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे टाटा मोटर्स को बाय करना है 732 के टारगेट के लिए। ओके, आशीष जी आपकी दो ट्रेड इस समय की। जी। अनुज जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो इंडिगो में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है अब। तो 50 जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो, 5400 का एक एसएल मेंटेन करे। 5600 और 5700 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो संवर्धन मदरसन। यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। 140 का स्टॉप लॉस लगाना है। 145 एंड 149 तक के टारगेट्स के लिए इसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, एंड अमित जी आपकी दो ट्रेड्स। जी अमित जी, टीवीएस मोटर के साथ जाऊंगा। 10 और 20 डेमा से एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है ये स्टॉक, तो इसे बाय करें। 2755 का प्राइस है। 2700 के स्टॉप लॉस रहेंगे 2700 के, और टारगेट्स रहेंगे 2850 रुपए के। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज जीएमआर एयरपोर्ट। ये भी अच्छे से मेंटेन कर रहा है अपने आप को इन ऑल मार्केट कंडीशंस अबव 10 एंड 20 डेमा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस लगभग आप रखें 87 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे 92 रुपीज के। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ट्रेड से आगे निकलकर थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि इस मार्केट में क्या किया जाए। जेक्स, गुड मॉर्निंग। और नॉर्मली आप मेरे साथ स्टूडियो में होते हैं, आज थोड़ा जूम पे बात हो रही है। तो खैर, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट के इस टेक्सचर को, और जो पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने इतना न्यूज़ फ्लो सहा, उसके बाद भी मार्केट टिका रहा, और मंडे को एक मैसिव रैली हुई। उसके बाद से 2 दिन में हम थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस समय मार्केट का टेक्सचर आपको कैसा लग रहा है? बहुत कंस्ट्रक्टिव लग रहा है। एंड गुड मॉर्निंग, एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, कि मुझे लग रहा है कि आज के दिन हम ये बोल सकते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल ऑफ बुल मार्केट की एक तेजी शुरू हुई है, स्पेशली ओवर द लास्ट फ्यू डेज। और क्योंकि अगर आप लास्ट 6 महीने में देखो, ये सितंबर से ये करेक्शन शुरू हुआ था, जबकि ऑल टाइम हाई के बाद हम लोग भी वेंट डाउन टू अबाउट 21,900 के आसपास, 21,500 22,000 के बीच में हम लोगों ने 2 बार बॉटम टेस्ट किया। उसके बाद और इन 6 महीने के दौरान हम लोगों ने एक यूएस एक्सेप्शनलिज्म की बात की, कि मतलब एवरीबडी फेल्ट कि सिर्फ यूएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर एक मूव चाइना का भी आया, कि लोगों ने कहा कि चाइना बहुत सस्ता है। उसके बाद ये टैरिफ्स के अनाउंसमेंट आए। उसके बाद कभी टैरिफ्स आए, कभी गए, कभी चेंज हुए। उसके बाद ये वॉर का सिलसिला चला। तो ये 4-5 जो बड़े अनसर्टनिटीज हैं, उसके बाद क्या आप देखने को क्या मिल रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स 110 तक गया था, वो आज 100 के आसपास है। हालांकि 98 तक जाके थोड़ा रिकवरी हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है ये 100-101 के रेंज से वापस ये 92-93 की तरफ जाएगा। और इसका कारण एक ही है कि बहुत सारा जो ट्रस्ट यूएस मार्केट्स में था, वो मेरे हिसाब से वो ट्रस्ट, विश्वास, वो काफी हद तक उठ चुका है। क्योंकि जो ऐसे पॉलिसीज ट्रम्प अनाउंस करते हैं कि सुबह कुछ बोले, शाम को कुछ और बोले, अगले दिन कुछ और बोले, तो किसी को कोई भरोसा नहीं कि ये कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी रहेगा कि नहीं रहेगा। और हर चीज जहां पर उनका खुद का फायदा है, या उसी ऐसी पॉलिसीज अनाउंस हो रही है, कोई लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नहीं है। और टैरिफ्स जो लगाए थे 145% तक चाइना पे,
वो घट के 30% आ गए। तो कुछ ही कोई भी अनाउंसमेंट का मतलब कोई सैंक्टिटी या कोई विश्वास, कोई मूल नहीं रह गया है। तो इस माहौल में जो चाइना ने 10-15 साल ये जो ट्रस्ट डेफिसिट सहा कि लोग बोले कि भाई चाइना में जाओ तो पैसे बनते नहीं है, ठीक उसी तरह पॉलिसीज को लेके काफी हद तक यूएस को मुझे लगता है कि डैमेज हुआ है, और इमर्जिंग मार्केट्स और कुछ करेंसीज आर द बेनिफिशियरीज। और आप ये भी देखोगे कि जहां पर लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन तक हो सकता है, फिर भी उनकी यील्ड्स बढ़ते ही जा रहे हैं, जो बहुत क्रिटिकल है। ये दो चीजें लोग देखते नहीं है, एक तो है डॉलर इंडेक्स और दूसरा है ये जो यील्ड्स जो अमेरिका जिसके बैलेंस शीट में 32 ट्रिलियन का डेट है, वो कैसे ये रीफाइनेंस करेगा। 9 ट्रिलियन ये साल रीफाइनेंस करना है उनको, और कैसे वो करेगा जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जो डॉलर के स्ट्रेंथ को अंडरमाइन कर सकता है। ये नॉर्मली लोग देखते नहीं है कि 30 ईयर बॉन्ड जो है, लॉन्ग बॉन्ड जिसको कहते हैं, वो 5% तक आ चुका है। 4.5% इज अ 10 ईयर बॉन्ड, और 2 साल का जो है वो ऑलरेडी 4% क्रॉस कर चुका है। ये बहुत ही, मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका अगर अपना डेट रिफाइनेंस नहीं कर पाता, इसका मतलब पैसा अमेरिकन मार्केट से, हालांकि इक्विटी मार्केट्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, लेकिन डेफिनेटली बॉन्ड से पैसा बाहर जा रहा है। तो पैसा जा कहाँ रहा है, या तो स्विस फ्रैंक में, या फिर यूरो में, या फिर थोड़ा बहुत बिटकॉइन में, या फिर गोल्ड में, या इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटीज में। ये 5 नए एसेट कैटेगरीज हैं जो हर डिप में खरीदे जा सकते हैं, और जो फॉरेनर्स इंडियन मार्केट नहीं आ रहे थे अभी तक, आप ये देखोगे कि वॉर के दौरान भी एवरीडे दे वर बायर्स, एंड हर डिप में मुझे लगता है फॉरेन पैसा आएगा, एलोकेशन का पैसा आएगा जो इमर्जिंग मार्केट में जाता है, और अगर एलोकेशन नहीं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो ऐसे माहौल में जहां पर ये सब जो फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और जो HNIs और लार्ज ट्रेडर्स हैं वो काफी कॉशियस हो चुके हैं, सब चिंतित हैं, सबको ऐसा लगता है कि मार्केट में कभी भी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होके मार्केट का करेक्शन हो सकता है, लेकिन मार्केट कोई ऑब्लाइज नहीं कर रहा है। एंड SIPs वगैरह जो लोकल रिटेल डाल रही है, दैट इज बैक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ऐसे माहौल में जब सब लोग कॉशियस हैं और ओवरसीज से पैसा आना चालू हुआ है, मुझे लगता है कि हर डिप में खरीदना ही समझदारी का कारण है, समझदारी का एक्शन है। एंड वी हैव टू लुक एट डिप्स इन द मार्केट। और ये जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर चुके, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो HNIs हैं, जिन्होंने 70, 80, 90% अपना पोर्टफोलियो कैश में कन्वर्ट कर लिया है। ऐसा मैंने लास्ट अपने 20-25 साल में कभी देखा नहीं कि इतने मतलब एक्शंस आर फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो वो सोच रहे हैं वैसा कर भी रहे हैं। नॉर्मली चिंतित रहते हैं लेकिन मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, आज चिंतित हैं और कैश में कन्वर्ट कर चुके हैं अपना पोर्टफोलियो। तो तेजी अब नहीं होगी तो कब होगी? बिल्कुल, तेजी अब नहीं होगी तो कब होगी। तो फिर यहाँ पर तेजी को भुनाएं कैसे? क्या IT के थ्रू भुनाया जाए इसको? IT क्या लीड करेगा? फार्मा आपका एक प्रेफर्ड पॉकेट रहा है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अगर मेजर सेक्टर्स कोई पिक करना हो, मेजर थीम, तो वो क्या होगी? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और वो भी थोड़े छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बिकॉज बड़े बैंक्स जो हैं पैसा डेफिनेटली आएगा उनमें, 2.5-3 टाइम बुक मल्टीपल पे कोट कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का काफी करेक्शन हुआ था, and some of them have performed very well last 6 महीने में, and through this period some of these banks which are trading at 0.6 times book and 0.7 have gone up to 0.8, 0.85. यहाँ से अगर 1.5 टाइम बुक और 1 साल आप फॉरवर्ड लेके चलो तो these could be doublers from here। मतलब वैल्यूएशन 0.65, 0.7 बुक से अगर 1.25, 1.3 हुआ, और 1 साल आगे की अर्निंग्स आप लेके चलो 15, 17, 20% ग्रोथ के वो बेसिस पे, तो मेरे हिसाब से these 2 or 3 banks in the private sector can quote close to double of what they are quoting today. Number one. Number two, NBFC में थोड़ा माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि उनको लेवरेज यानी कि बोरो करने में दिक्कत आ रही थी बीच में। Probably some amount of that has opened up because liquidity conditions RBI ने बहुत easy रखा है,
और जो जो हमने फैक्टर्स के बारे में जिक्र किया है, उनके अलावा अगर आप ये देखो कि आरबीआई का बहुत बड़ा योगदान रहा है मार्केट में लिक्विडिटी और एक्स्ट्रा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, गेटिंग रेडी फॉर ग्रोथ एज दे से। वो लोग ग्रोथ के लिए ये चाहते हैं कि बैंक्स कैन लेंड मोर, सम पॉलिसीज हैव बीन चेंज्ड, सम policy announcements for capital recognition have changed. So a lot of steps RBI has taken to make sure कि capital adequacy is reasonable, banks are able to raise money and more importantly lend further. तो NBFCs का जहाँ lending नहीं हो रहा था, lot of NBFC portfolios banks खरीद रही है, and bank growth therefore can come at the expense of NBFCs and on its own as well. तो banks are the first sector I would say. The second sector, टैरिफ्स वगैरह अनाउंस हुआ और मेरे हिसाब से काफी इल थॉट आउट पॉलिसीज, यानी कि पॉलिसीज जिसके बारे में ना कोई सर है ना पांव है, जैसे कि ये मैं 70 और 80% फार्मास्यूटिकल भाव घटा दूंगा। मतलब ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन अगर 2 मिनट अगर आप उनको सुनो तो ऐसा लगता है कि मतलब बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ पब्लिक को मतलब ऑलमोस्ट बहकाने के लिए ये सब पॉलिसीज अनाउंस हो रही है। बिकॉज फ्री मार्केट में कैसे कोई भी, आई मीन इवन इन फ्री मार्केट जहां पर राजा और प्रजा का संबंध है, जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह में, वहां भी ऐसे अनाउंसमेंट्स आते नहीं है। जो एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी में फ्री मार्केट में अनाउंसमेंट्स आ रही हैं कि 50 से 80% हम भाव घटा देंगे और अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर देंगे। एक्चुअली क्या है, वहां पर प्रॉब्लम है मिडिलमैन का, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल के दलाल हैं वो इंडिया से जैसे या बाकी कंट्री से अगर $1 में गुड्स लैंड करती हैं यूएस में और उसका पेटेंटेड इक्विवेलेंट $10 या $15 में बिकता है, तो ये जो जेनेरिक्स हैं $1 का $5 करके ये मिडिलमैन बेचते हैं। तो 1 का 5 यानी कि 4x का मतलब 4 गुना ये लोग भाव बढ़ा देते हैं और उसके कारण इवन इंश्योरेंस कॉस्ट और मेडिकल कॉस्ट अमेरिकन का सबसे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो प्रॉब्लम्स आर इन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम्स आर इन द मिडिलमैन बीइंग रिमूव्ड, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा अगर मेडिकल भाव या मेडिकल बिल्स आपको घटाने हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कहाँ से सबसे सस्ते मेडिकल या दवाई कहाँ से आते हैं, विच इज इन वेदर चाइना और इंडिया और वेरेवर। और चाइना पे आज भी 30% मतलब टैरिफ लागू है। तो यानी कि इंडिया बिकम्स द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। अमेरिका, एज आई हैव ऑलवेज सेड, अमेरिका को जेनेरिक्स की ज्यादा जरूरत है ना कि कम, और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स की जगह मोर एंड मोर जेनेरिक्स पे जाएंगे तो उनका भी बिल कम होगा। ये मतलब कॉमन सेंस है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ डिस्कशन की बात नहीं है। और मिडिलमैन को अगर हटाया जाए, यानी कि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है यूएस में इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर CGHS होता है, वहां पर इक्विवेलेंट अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो rather than give it to the middleman, and अगर आप linkages देखोगे, some of the 3-4 distributors account for 80% of all distribution, और वो लोग are the biggest contributors to Democrat and other party funding. तो इसमें nexus काफी साफ। So I mean, but if you go back to this point कि distribution cost कम हो तो generics ज्यादा generics की sales काफी बढ़ सकती हैं अमेरिका में, and I think that is the opportunity for the Indian. ओके अच्छा जयकुमार सर, आप एग्जैक्टली बैंक्स पे एनबीएफसी से बात करते करते फार्मा पे आ गए, तो मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन ये नॉन लेंडिंग स्पेस में आज बड़ी इस पर धाक है एक्सचेंजेस की। लुक एट BSE एट ऑल टाइम हाई, MCX जनरेटिंग मोमेंटम, एंटायर कैपिटल मार्केट थीम इज डूइंग वेल। हालांकि नंबर्स इस बार कमज़ोर थे और वो होने भी थे। आपने सर डिप में क्या किया, या फिर अभी आपकी इस पूरी थीम पर क्या व्यू है, कैपिटल मार्केट थीम पर, नॉन लेंडिंग स्पेस पे? थीम पे जो कैपिटल मार्केट्स मतलब जहाँ पर फ्रैंचाइज या ब्रांड का के कारण बिजनेस आता है लोगों को, उस थीम में मेरे को लगता है कि 5-10 साल की तेजी है। क्योंकि उस थीम में क्या है कि इंडिया में फर्स्ट राउंड ऑफ पार्टिसिपेशन रिटेल का आया है, IPOs वापस आएंगे, हालांकि थोड़े कंट्रोल के करके, ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ। कंपनीज विल कंटिन्यू टू रेज मनी, डेट फाइनेंसिंग विल बी देयर, ऑल दीज थीम्स विल वर्क, बट
मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेशलाइज होना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ मार्केट में तेजी है तो कुछ भी बेच दो और उसके बाद देखा जाएगा, बिकॉज सेबी इज कमिंग डाउन हेविली ऑन मिस सेलिंग. सेबी इज कमिंग डाउन ऑन सेइंग कि यू कैन नॉट just put in any number of IPOs only because merchant bankers have not done their work. तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, मार्केट ऑर्डरली बेसिस में बढ़ेगा, और जो बबल्स क्रिएट होते हैं हालांकि वो बबल्स ब्रेक होते जाएंगे और टूटते जाएंगे, लेकिन ये स्पेस मेरे हिसाब से 5-10 साल के लिए इसमें काफी तेजी होगी एंड जो स्पेशलाइज्ड फर्म्स हैं वो अच्छा करेंगे. अच्छा, ये भी बात होगी सर, अब मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इस स्पेस के पूरे हो चुके हैं. अब आते हैं कुछ और अलग थीम पे. सीमेंट की इस बार की अर्निंग्स, श्री सीमेंट के नंबर्स को हमने देखा, रिपोर्टेड नंबर्स ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट. लास्ट टाइम आप देखिए तो लास्ट टाइम भी नंबर्स अच्छे थे. सीमेंट में सर आपका कन्विक्शन बन रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई. व्यू क्या आपका इस वक्त? व्यू ऐसा है कि इसमें कुछ मल्टी बैगर रिटर्न्स टाइप आएगा नहीं आपको, क्योंकि इनमें ग्रोथ टू काइंड्स होता है. मोस्ट ग्रोथ राइट नाउ इज कंसोलिडेशन ग्रोथ, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनी को दूसरी कंपनी ले रही है. एक्सपेंशन अदरवाइज जो मार्जिनल बैलेंसिंग बेसिस में होता है वो बहुत कम है. तो इसमें अगर आपके पास पोर्टफोलियो है और आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बुलिश हो तो सीमेंट रख सकते हो, एंड स्पेशली द एफिशिएंट वंस. बट इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं है, तो इसमें वही मैं बोल सकता हूँ जो इंडेक्स ग्रोथ या इकोनॉमी का ग्रोथ है, दैट प्लस 2 or 4% इसमें ग्रोथ आएगा. सो आई वुड नॉट से कि इसमें कुछ और ऐसा भी नहीं है कि सीमेंट इज अ वेल डिस्कवर्ड स्टोरी, वेल अंडरस्टूड स्टोरी, और सबका कवरेज है इस पे. तो इसमें एक एज आई सेड कोई आउटसाइड रिटर्न नहीं आएगा, नॉर्मल रिटर्न्स आएंगे. पीएसयू स्पेस पर सबसे पहले बुलिश होने वालों में आप थे. अब डिफेंस में जिस तरीके के मूव्स रहे, अब इसमें यहाँ पर क्या वो जो मीट ऑफ द ट्रेड है वो खत्म हुई या फिर यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? एक चीज तो पक्का है कि हम लोग डिफेंस का थीम पहले वॉर के इक्विवेलेंट करते थे. बहुत सालों से हम खुशकिस्मत थे कि वॉर कुछ हुआ नहीं. अभी भी हुआ, एक हफ्ते में खत्म हुआ, बात अलग है, लेकिन द नीड फॉर डिफेंस स्पेंडिंग इस पीरियड ने अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि 2 कारण है इसमें. एक कारण ये था कि पहले हम लोग ये सोचते थे कि डिफेंस हम लोग अपग्रेड वगैरह करेंगे अपने सिस्टम्स को विद पार्टनरशिप्स एल्सवेयर. लेकिन इस पाकिस्तान के साथ जो ये हादसा हुआ उसमें एक चीज तो पता लग गया कि इंडियन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो इसरो के, जो DRDO के, जो BEL के साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इनका जो योगदान रहा है हमारे सुरक्षा में, आई थिंक इसको हम सोच भी नहीं सकते थे, और जितना सोचा उससे बहुत गुना ज्यादा हुआ. तो एक तो मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि हम लोग आज ऐसा प्रोग्राम कर पा रहे हैं बिना कोई हिचकिचाहट, बिना कोई, विद नोइंग फुली वेल दैट कि यहाँ सेफ्टी और सुरक्षा इज टेकन फॉर ग्रांटेड. तो ऐसा माहौल बहुत कम कंट्रियों में होता है कि लोकल टेक्नोलॉजी ने इतने उभर के किया, और ये जो इंग्लिश में बोलते हैं अनसंग हीरोज, यानी कि इनका योगदान कोई गुण गाता नहीं है इनके, लेकिन इन्होंने बड़े क्वाइटली जो डेवलप किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा हो सकता है. सो डिफेंस कुड बी अ बिग सेक्टर, बिकॉज पहली बार युद्ध में हम लोगों ने देखा है कि द वे मिसाइल्स एंड द इंटरसेप्शन जो हुए हैं एनी इंट्रूजन्स के, तो उस वो कंट्रीब्यूशन पहली बार लोगों ने देखा है. लिटरली आप बीती बोलते हैं, in front of our eyes we have seen this. So I think both from domestic production point of view or exports में, I think the Indian defense industry has come of age. So मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर है जो पहले सेक्टर एक डिफेंसिव टाइप था या गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे निर्भर था. मुझे लगता है आगे जाके ये एक बहुत बड़ा सेक्टर ऑन इट्स ओन बनेगा एंड एक ग्लोबल सेक्टर बनेगा. स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन सर आपका इस पूरे डिफेंस स्पेस पे. जय कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर. निफ्टी अभी भी अगर आप देखें वही डामाडोल पर स्थिति में, और 24,540 अभी है एग्जैक्टली अपने डे रेंज के मिड पॉइंट में ट्रेड करता हुआ. श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं. श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका. बट
श्रीकांत, एक क्लियर रिजेक्शन आया 24,700 24,750 के जोन में, और एक एक्सपायरी डे, कैसे आपने पोजीशन किया है मार्केट पे अपने आप को इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, मार्केट मुझे यही लग रहा है कि एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा, बिकॉज ओवरऑल एक्टिविटी काफ़ी स्लो हो गई है। और अगर आप देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स जितने भी हैं उन सभी में हमने एक डाउनवर्ड एक्टिविटी देखी है। तो हमें यही लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और 24,800 और 24,400 450 के रेंज में कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा। 24,400 के नीचे अगर क्लोज होता है तो 10 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी, जो मुझे लगता है कि थोड़ा और मार्केट को वीक कर सकती है। तो ओवरऑल तो मुझे यही लग रहा है कि 24,400 होल्ड होगा और हम वापस से एक बार 24,800 तक जा सकते हैं। लेकिन बिकॉज कि आज एक्सपायरी का डे है और बड़ी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई है, तो मुझे लगता है इसी रेंज में मार्केट का वक्त निकल सकता है। बट ओवरऑल अभी भी बायस पॉजिटिव है। और अगर 24,400 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कुछ खरीदने के लिए मिलता है, अगर आज पकड़ लेता है कि सेकंड हाफ में मोस्ट ऑफ द टाइम 1:30 बजे के बाद हम देखते हैं कि मार्केट में कुछ वीकनेस आती है, तो उस वीकनेस में जैसे ही मार्केट 500 के नीचे आएगा उस वक्त कुछ कॉन्ट्रा पोजिशंस क्रिएट करनी चाहिए और 24,400 का स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए। ओके, चलिए ये बात हो गई इंडेक्स की। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक क्या ट्रेड्स हैं आज? स्टॉक स्पेसिफिक जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे यही लग रहा है कि ओवरऑल मेटल स्पेस में और भी मोमेंटम क्रिएट होगा। यहाँ पे हमें लगता है कि हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स में तेजी बन सकती है। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर जो अभी ट्रेड कर रहा है क्लोज टू 230-35 के आसपास, यहाँ पे अच्छी तेजी लग रही है और लगता है कि ये स्टॉक जब तेजी में वापस कन्वर्ट होगा तो 250-55 तक के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, इसे लॉन्ग करे, खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 224 का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो हुडको है जो करंटली ट्रेड कर रहा है 220-22 के करीब, यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज एस्टेब्लिश हुई है और ये स्टॉक वापस से एक बार 240-42 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इसमें भी एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाए और 216 रुपए का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। तो ये समय आपकी ट्रेड, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीनवाइल सचिन के पास एक ट्रेड आई। सचिन, लास्ट ट्रेड पॉसिबल इस प्रोग्राम की बताइए। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर रियल एस्टेट स्टेट में स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है एंड वहां पर हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी ये रिकमेंडेशन दिया है जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पर ओबेरॉय रियल्टीज एक अच्छे बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन में है, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है पिछले 3 दिनों के। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि ये स्टॉक वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास स्विंग करे। सो लगभग मुझे लग रहा है 100 पॉइंट्स की तेजी हो सकती है। 1730 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1605 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है ओबेरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स में। चलिए, ओबेरॉय रियल्टी, लोधा में भी अच्छा मोमेंटम था, अब ओबेरॉय रियल्टी पर भी एक अच्छी ट्रेड आती हुई। इस शो को यहीं समेटेंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद श्रेया और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।